हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम आवर्त सारणी से संबंधित डी और एफ ब्लॉक में जो तत्व उपस्थित हैं उन सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि हमें सारे ही तत्व जितने भी हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के अंदर उन सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें याद हो जाएंगे। हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे ताकि हम कंपेरिजन करके ही याद रख सक पाएंगे उनको। ठीक है, चलो देखते हैं हम कि डी ब्लॉक की बात करें हम पहले कि डी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व होंगे जिनके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो आप जानते होंगे डी ब्लॉक के अंदर हम चार श्रेणियां पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं 3D श्रेणी, एक पढ़ते हैं 4D श्रेणी, एक पढ़ते हैं 5D श्रेणी और एक पढ़ते हैं हम 6D श्रेणी, जो आवर्त सारणी के आवर्त नंबर 4 से संबंधित है। यहाँ पर 3D श्रेणी का आवर्त नंबर 4 होगा, यहाँ पर आवर्त सारणी का आवर्त नंबर 5 होगा, यहाँ 6 होगा और यहाँ पर 7 होगा। इन तत्वों में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो कौन से कक्षकों के अंदर भरे जाएंगे वो हमें समझना है। तो 3D श्रेणी में जो परमाणु क्रमांक है वो 21 से लेकर 30 तक के तत्व आएंगे। जो 4D श्रेणी है उसमें परमाणु क्रमांक 39 से लेकर 48 तक के तत्व आएंगे। जो 5D श्रेणी है उसमें परमाणु क्रमांक 57 आएगा। 58 वाले जो तत्व हैं वो ए ब्लॉक में आएंगे, 58 से लेकर 71 तक के तत्व ए ब्लॉक में जाएंगे। और उसके बाद 72 से लेकर 80 तक के जो तत्व हैं वो सारे कौन से ब्लॉक में आएंगे? डी ब्लॉक में। और ऐसे ही यहाँ पर 89 नंबर पर जो एलिमेंट है वो डी ब्लॉक में रहेगा और 90 से लेकर 103 तक के तत्व वो ए ब्लॉक में आएंगे और 104 से लेकर 112 तक के जो तत्व हैं वो ए ब्लॉक में डी ब्लॉक में जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो टोटल 40 तत्व हैं यहाँ पर जो डी ब्लॉक के अंदर हैं। तो इनके विन्यास हमें देखने हैं इन 40 तत्वों के। उसके बाद जो यहाँ पर 14 तत्व निकले हैं एफ ब्लॉक में और 14 तत्व यहाँ से निकले हैं, इनके विन्यास हम अलग से पढ़ेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि हम 3D 4D 5D और 6D श्रेणी के अंदर किन किन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हम। सबसे पहले हमारी जो श्रेणी है वो 3D श्रेणी। इसमें जो तत्व उपस्थित हैं वो परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक के तत्व हैं, जिसमें आप जानते होंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक सम्मिलित हैं। परमाणु क्रमांक की बात करें तो 21 से लेकर 30 तक के तत्व यहां पर आते हैं। इन सभी में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनको हमें इनके कक्षकों को अंदर फिल करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 18 तक के जो परमाणु क्रमांक है वो अक्रिय गैसों के लिए होता है। अक्रिय गैसों के बाद जो कक्षक भरे जाएंगे उनमें हमारे पास एक तो 4s होगा और उसके बाद कौन सा कक्षक होगा? 3D कक्षक होगा। इन्हीं के अंदर हमें सारे इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो यहाँ पर जो सब में कॉमन है वो यही है कि 4s और 3D कक्षक सभी के अंदर आने वाले हैं और यही हमें इनको अंदर फिल करना है। तो बहुत सिंपल वे में हम इसको समझेंगे। तो एक बार हम सारे कक्षक लिख लेते हैं कि कौन कौन से फिल किए जाएंगे। तो 4s 3D, 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 देन 4s 3D एंड 4s 3D। इन सभी कक्षकों के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। बहुत आसान है कि जो परमाणु क्रमांक है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे 22 नंबर, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अगर इनके परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग ही आप अगर विन्यास रखते हो तो बहुत आसान है कि हम इनको फिल कर सकते हैं इजी वे में। तो देखें कैसे भरेंगे इनको। तो बहुत आसान है। 2 1, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। मतलब कि अगर हमें स्कैंडियम का विन्यास देखना है तो ऑर्गन का विन्यास 18 तक में तत्वों में आ चुका होगा और उसके बाद 4s2 और 3d1, तो 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो चुके हैं। 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन और एक 21 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल स्कैंडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 21 है और ये आसानी से भर जा चुके हैं। तो बहुत आसान है कि हमें इन 2 को अलग करना है और 1 को अलग करना है। सेम इसी तरीके से टाइटेनियम 22 नंबर पे है तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 करना है। वेनेडियम है यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 करना है। फिर इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ 2 और यहाँ 4 आना चाहिए, लेकिन हम आगे जाके इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि 3D
और 4s जो कक्षक हैं इनके मध्य ऊर्जाओं का बहुत अंतर कम रहता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है किसके अंदर, 3D के अंदर, और ये विन्यास चेंज होकर क्या हो जाता है 4s1 3d5। तो ये एक अपवाद स्वरूप हम कह सकते हैं कि 24 नंबर पे जो क्रोमियम है उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन हो जाता है। अब ये क्यों होता है उसका भी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखें तो 2 और 5 आएगा 25 पे, यहाँ पर 2 और 6 होगा, यहाँ पर 2 और 7 होगा, इस वाले में 2 और 8 होगा। अब यहाँ पर 2 और 9 होना चाहिए, लेकिन ये भी एक एक्सेप्शनल केस है हमारे लिए, अपवाद है, तो यहाँ पर एस में 1 रह जाता है और डी में 10 हो जाते हैं, और लास्ट वाले में 2 और 10 होंगे। ये हम जानते हैं कि जो एस कक्षक है उसके अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और जो डी कक्षक है उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस तरह से फिल किया है। अब हम इस चीज को समझ लेते हैं कि यहाँ पर 2 जगह पर वेरिएशन क्यों आया है। तो एक और चीज आप समझे, डी जो कक्षक है या डी उपकोष है उसके अंदर 5 कक्षक होते हैं। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है, जो डी कक्षक है उसमें 5 कक्षक है, डी उपकोष के अंदर 5 कक्षक है। और इनिशियल में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने इसके अंदर फिल कर दिया। ऐसे ही इनिशियल में यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे फिल किया है। अब इनमें चेंजेस क्यों हुआ, तो उसका एक रीजन है, डी कक्षक की जो इलेक्ट्रॉनों के रखने की क्षमता है वो 10 इलेक्ट्रॉन की है। अभी की हम बात करें तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर डी कक्षक आधा भर जाए तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको आधा भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसको। इसी तरीके से जब हम डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर सक रहे हैं तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए ताकि ये पूरा भर सके। तो 2 कंडीशन बन जाती है, ये तो होना चाहता है अर्धपूरित, मतलब हाफ फिल्ड होना चाहता है, आधा भरना चाहता है, और ये भरना चाहता है पूर्ण पूरित। तो ये तभी संभव है जब ये 1 इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी वाले कक्षक से ले ले। तो पड़ोसी वाला यही है 4s, इसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर आएगा और ये जो कक्षक है डी ये आधा भर जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 9 है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेगा तो ये भी यहाँ पर पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जो क्रोमियम और कॉपर है ये अपने डी कक्षक को अर्धपूरित करने के लिए और पूर्ण पूरित करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन पड़ोसी वाले कक्षक से ले लेते हैं। तो एक रीजन तो हो गया कि स्थायित्व इनका ज्यादा होगा अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का, इसलिए भी इलेक्ट्रॉन वहां पर शिफ्ट होते हैं। एक रीजन और है, आप ये समझ सकते हो, जब पांचों में 1-1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इस प्रकार की जो कक्षक है उसके अंदर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। हम ये सीधा कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब सममित रूप से इलेक्ट्रॉनों का वितरण, सममित रूप से इलेक्ट्रॉन वितरित हुए हैं। सभी कक्षकों में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर अगर हम चेक करें तो यहां पर भी सेम सममित रूप से ही इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुआ है। तो एक रीजन जो बनता है हमारा वो ये बनता है कि जो अर्धपूरित कक्षक हैं और पूर्ण पूरित कक्षक हैं इनमें इलेक्ट्रॉन सममित रूप से बढ़ जाते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनों का वितरण सममित रूप से हो जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। एक और रीजन है इसका, वो भी हम समझ लेते हैं साथ में यहीं पर। अब उसको समझने के लिए देखते हैं आगे। पहले ये D4 था, 4 इलेक्ट्रॉन थे, और यहां पर ये D9 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने यहाँ पर एक चीज समझते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं ये सभी का जो चक्रण है इलेक्ट्रॉन का वो समान है, इसलिए हमने सभी इलेक्ट्रॉनों को सीधा लिखा है। इसमें अगर हम चेक करें तो 5 इलेक्ट्रॉन समान चक्रण के हैं जो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, और जो बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन के हैं। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो कक्षक हैं ये अपने दूसरे कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सचेंज कर सकता है, एक इसके साथ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर सकता है, मतलब ये कि ये इसकी जगह पे चला जाए और ये इसकी जगह पर आ जाए, तो हम इसको बोलते हैं एक्सचेंज। ऐसे ही यहाँ पर भी पॉसिबल है कि ये इसके साथ जाके एक्सचेंज कर ले, तो पहला इलेक्ट्रॉन 2 जगह पे एक्सचेंज कर पा रहा है और ये तीसरा एक्सचेंज और यहाँ पर कर पा रहा है। मतलब अगर हम इसके लिए टोटल एक्सचेंज काउंट करें पहले इलेक्ट्रॉन के लिए तो 3 एक्सचेंज पॉसिबल है। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए काउंट करें तो 1 एक्सचेंज तो ये पहले वाले के साथ कर चुका है,
दूसरा एक्सचेंज इसके साथ करेगा और तीसरा एक्सचेंज इसके साथ करेगा। तो ओवरऑल देखें तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल एक्सचेंज कितने पॉसिबल हैं? 2। एक वो कर चुका है, हम उसको पहले काउंट कर चुके हैं तो दोबारा काउंट नहीं करेंगे। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची है कि ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये वाला। तो एक एक्सचेंज इसके लिए पॉसिबल है, हम इसको यहां लिख लेते हैं। तो ओवरऑल अगर हम टोटल एक्सचेंज काउंट करें तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे समकक्ष कक्षक के साथ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं तो यहां पर टोटल पॉसिबिलिटी जो है वो सिर्फ 6 एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी है। अब अगर हम इसको डी में इलेक्ट्रॉन कर देते हैं 5, 1 2 3 4 5, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो इसने 4s कक्षक से लिया है। ऐसी कंडीशन में अगर हम इसको एक्सचेंज काउंट करें तो कैसे होंगे? देखो, एक एक्सचेंज, 2 3 4। तो पहला इलेक्ट्रॉन 4 एक्सचेंज कर पा रहा है, जो कि पहले वो कितना कर पा रहा था? 3। इसी तरीके से दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए काउंट करें तो एक एक्सचेंज, 2 एक्सचेंज और 3 एक्सचेंज। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 3 एक्सचेंज पॉसिबल हो रहे हैं। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चेक करें तो एक यहां पर हो जाएगा और एक इसके साथ हो जाएगा, तो 2 एक्सचेंज इसके लिए पॉसिबल हो पा रहा है। और लास्ट में ये जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे तो एक एक्सचेंज यहां पर पॉसिबल है। अब हम टोटल एक्सचेंज काउंट करें तो 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। तो यहां पर जो एक्सचेंज है वो 10 हो गया। टोटल 10 एक्सचेंज पॉसिबल हो रहे हैं। अब हम ये तो जानते हैं अच्छी तरह से कि इलेक्ट्रॉन अगर अपने ही दूसरे कक्षक के में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के साथ अगर जगह चेंज करता है बार बार तो ऐसी कंडीशन में एनर्जी लॉस होगी, ऊर्जा की हानि होगी। और जब जब ऊर्जा की हानि होती है अणु का स्थायित्व तो बढ़ता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ है। 6 एक्सचेंज जब थे, D4 विन्यास था इसका, और जैसे ही D5 हुआ एक्सचेंज बढ़ के कितने हो गए? 10। तो हम ये सीधा कह सकते हैं कि यहाँ 4 एक्सचेंज बढ़े हैं, और 4 एक्सचेंज बढ़े हैं तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होगी। ऐसी कंडीशन में इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। तो क्रोमियम D4 से कन्वर्ट होकर किस में चला जाता है? D5 में चला जाता है। ये रीज़न है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसका स्थायित्व ज़्यादा है और ये एक अपवाद स्वरूप विन्यास चेंज हुआ है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम चेक करें तो आप देखो कि यहाँ पर जो सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन है ये चेंज करेंगे अपनी पोजीशन को, तो वापस वही 5 एक्सचेंज इसके पॉसिबल होंगे। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे तो 3 एक्सचेंज उसके लिए पॉसिबल होंगे। अगले वाले के लिए देखेंगे तो 2 एक्सचेंज इसके लिए पॉसिबल होंगे और 1 एक्सचेंज इसके साथ होगा। तो ओवरऑल इन सेम डायरेक्शन वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए 10 एक्सचेंज पॉसिबल है। अब अपोजिट डायरेक्शन वाले जो हैं वो अपोजिट वाले इलेक्ट्रॉन के साथ ही एक्सचेंज कर पाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज हमने यहाँ पर देखा ही है। टोटल एक्सचेंज कितने होते हैं उसके? 6 एक्सचेंज उसके होते हैं जो अपोजिट इलेक्ट्रॉन है उसका। तो टोटल एक्सचेंज कितने हो रहे हैं? 16 एक्सचेंज पॉसिबल है। अब अगर डी में इलेक्ट्रॉन हो जाए 10, एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसको पूरा भरने के लिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन के आते ही, ये 9 इलेक्ट्रॉन पहले से थे इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन और आता है तो 10 एक्सचेंज तो सीधे वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ एक्सचेंज हो जाएगा और 10 एक्सचेंज किसके साथ हो जाएगा? उल्टे वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ। तो 10 सीधे वालों के लिए, 10 उल्टे वालों के लिए, तो टोटल कितने एक्सचेंज हो जाएंगे? 20 एक्सचेंज। जो पहले 16 एक्सचेंज थे वो बढ़ के कितने हो गए? 20 एक्सचेंज हो गए। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब एक्सचेंज बढ़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर इन एक्सचेंजों के बढ़ने की वजह से ऊर्जा का हास ज़्यादा होता है तो स्थायित्व बढ़ता है। इसीलिए D9 की तुलना में D10 का जो स्थायित्व है वो ज़्यादा होता है। तो ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि क्रोमियम और कॉपर ये 2 ही तत्व ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है पास वाले कक्षक के साथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अपवाद स्वरूप 4s1 और 3d5 हो जाएगा क्रोमियम का, और कॉपर की बात करें तो 4s1 और 3d10 हो जाएगा। अब ये तो हुई हमारी 3d सीरीज। हम इसी के साथ इसी के नीचे और भी चेक कर लेते हैं, जो बाकी तत्व हैं उनका भी देख लेते हैं। तो हम एक्सचेंज जो हुए हैं उनको चेंज करके लिख देते हैं। यहाँ पर चेंज हुआ है और एक चेंज यहाँ पर हुआ है। क्या क्या आ गया? यहाँ पर रह गया 1, यहाँ पर 5, यहाँ हो गया 1 और यहाँ पर 10। ये 3D सीरीज है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं 4D सीरीज की।
वहाँ पर कौन कौन से तत्व हैं वो हमें देखना है। स्कैंडियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। परमाणु क्रमांक की बात करें तो 39 से स्टार्ट, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48, ये इनके परमाणु क्रमांक है। तत्व जो है नाम बता देता हूँ मैं वापिस, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ये टोटल 10 तत्व यहाँ पर भी हैं जो कौन सी सीरीज के अंदर है, 4D सीरीज के अंदर है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होंगे तो उसमें आपको क्या याद रखना है, जैसे यहाँ पर 4s और 3D है तो जस्ट इसके नीचे की तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा 5s और ये हो जाएगा 4D, एक एक दोनों में बढ़ गया। 4s की जगह पर 5s हो गया और 3D की जगह पर 4D हो गया, जस्ट नीचे वाले के साथ। सेम ऐसे यहाँ पर भी होगा, तो सब में ऐसे ही होगा, 5s 4D, 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 5s 4D एंड 5s 4D। ये वो सारे कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। अब इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है इनके अंदर, तो वो भी हम समझ लेते हैं कैसे होंगे। देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने स्कैंडियम का लिखा है 21 वाले का, सेम उसी के जस्ट नीचे वाले का भी सेम होगा। यहाँ पर भी जो अपवाद ऊपर हुए हैं उसी से रिलेटेड कुछ अपवाद यहाँ पर भी हैं, कुछ और नए अपवाद भी हैं इसके अंदर, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी की तारीख में हम बात करें, अभी अगर हम देखें इसको तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 1, बहुत आसान है। स्कैंडियम के नीचे आता है इट्रियम और इट्रियम का भी विन्यास वही होगा जो उसके ऊपर वाले का है, ठीक है। नेक्स्ट जिरकोनियम की बात करें तो यहाँ पर 2 और 2 है, तो यहाँ पर भी 2 और 2 होगा। नेक्स्ट वेनेडियम का विन्यास जो हमने देखा था वो 2 और 3 था, लेकिन नायोबियम के अंदर क्या होगा, 1 और 4 होगा। ये एक भी एक हमारे लिए एक्सेप्शनल केस है, एक अपवाद है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वेनेडियम के जस्ट नीचे वाले में 1 और 4 हो जाता है। यहाँ पर वो रीजन नहीं बनेगा जो क्रोमियम में बना था कि अर्धपूरित विन्यास हो गया था, यहाँ पर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, डी में 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं। लेकिन एक रीजन जरूर है यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने पर एक्सचेंज तो बढ़ेगा, जितने पहले एक्सचेंज हो रहे होंगे उसमें एक एक्सचेंज बढ़ जाएगा या एक से ज़्यादा एक्सचेंज बढ़ सकता है। देखो बताता हूँ कैसे। 5 कक्षक, पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक्सचेंज कौन कौन से पॉसिबल थे, 1 और 2, और 1 इनका था, टोटल 3 एक्सचेंज थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, 1 2 3 4, तो एक्सचेंज बढ़ गए। देखो 1 2 3 एक्सचेंज यहाँ पर हो गए, 1 2 यहाँ पर हो गया, और इन दोनों के बीच का एक एक्सचेंज, तो टोटल एक्सचेंज कितने हो गए, 6। पहले जो एक्सचेंज 3 थे वो कितने हो गए, 6 हो गए। तो 3 एक्सचेंज की तुलना में 6 एक्सचेंज में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, स्थायित्व इसका बढ़ जाएगा। दूसरा रीजन नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर 3 कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 5वां अभी भी खाली है, तो ये आधा तो नहीं भरा। तो यहाँ पर जो दूसरा रीजन बनता है वो सिर्फ यही बनता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने पर इसके एक्सचेंज बढ़ गए हैं, इसीलिए इसमें विन्यास में परिवर्तन हुआ है। आगे और बात करें हम अगले वाले जो तत्व हैं उनके अंदर, देखें सेम क्रोमियम में जैसे 1 और 5 हुआ था, यहाँ पर भी क्या होगा, 1 और 5 होगा। मैग्नीज में जैसे यहाँ पर 2 5 है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, 2 5। अब आपको थोड़ा सा एक ध्यान रखना है, अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो करें तो 12th की जो बुक है हमारी, उसमें डी और एफ ब्लॉक का जो चैप्टर दिया हुआ है उसमें टेक्नीशियम को जो विन्यास है वो 1 और 6 कर रखा है यहाँ पर, मतलब कि 5s में 1 कर रखा है और 4d में 6 कर रखा है, तो इसका मतलब हमें वही लिखना चाहिए। लेकिन आप 11th की
जो एक चैप्टर है आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पर यही विन्यास दे रखा है। फिर हम कोई स्टैंडर्ड बुक देखते हैं तो उसके अंदर यही विन्यास दिया हुआ होता है। तो अब ये कह सकते हैं कि यहाँ जो डीएनए ब्लॉक है उस चैप्टर के अंदर इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, बाकी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही करना है। अगर ऑप्शन में यही ऑप्शन आता है जहाँ पूछ लिया जाए कि टेक्नीशियम का विन्यास क्या है, तो आपको फिर यही आंसर करना होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर ये करना होगा। दोनों ऑप्शन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ही है। 11th की एनसीईआरटी में ये दे रखा है, 12th की एनसीईआरटी में ये दे रखा है, तो फिर तो वो कंडीशन होगी कि क्वेश्चन ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज को। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर है 2 and 6, ये एक अपवाद है हमारे लिए। यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 7। सेम यहाँ पर 2 और 7 है तो यहाँ हो जाएगा 1 and 8। यहाँ पर 2 और 8 है तो यहाँ पर क्या वेरिएशन आएगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं पैलेडियम के अंदर। तो यहाँ पर एस में हो जाएगा 0 और डी में हो जाएगा 10। ये भी एक अपवाद है। तो एक अपवाद हमें यहाँ पर मिला, एक अपवाद हमें यहाँ मिला, एक अपवाद नाइट्रोजन में मिला है। इसके बाद सिल्वर में जैसे यहाँ पर है वैसे नीचे हो जाएगा 1 और 10, ये भी एक अपवाद हो गया हमारे लिए। और यहाँ पर जैसे 2 10 था, यहाँ पे 2 और 10 होगा। ठीक है, तो ये आपको तभी याद रहेंगे जब आपको ये पता रहे कि इनके ऊपर वाले जो तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। उन्हीं के आधार पर हम इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। ये है हमारी कौन सी सीरीज, 4D सीरीज। नेक्स्ट सीरीज की बात करें हम, वो है हमारी 5D सीरीज। 5D सीरीज में यहाँ एलिमेंट आता है 57 नंबर पर, कौन सा, लेंथेनम। अब लेंथेनम 57 है तो 58 यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन 58 वाला एलिमेंट डी ब्लॉक में नहीं है, वो ए ब्लॉक में है। तो 58 से लेकर 71 तक के जो एलिमेंट है, 14 एलिमेंट, वो ए ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो अगला एलिमेंट जो आएगा ना वो 72 पर आएगा डायरेक्ट। तो 58 से लेकर 71 तक के 14 तत्व यहाँ से गायब है। ठीक है, उनका आवर्त सारणी में नीचे रखा गया है अलग से। तो आप तो यहाँ पर ध्यान रखें कि टाइटेनियम, जिरकोनियम और यहाँ पर आएगा एलिमेंट कौन सा, हाफनियम। फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा टेंटेलम, यहाँ पर आएगा टंगस्टन, यहाँ पर आएगा रीनियम, यहाँ पर आएगा ओस्मियम, यहाँ पर आएगा इरिडियम, यहाँ पर आएगा प्लेटिनम, यहाँ पर आएगा गोल्ड और यहाँ आएगा मरकरी। एटॉमिक नंबर की बात करें तो 72, देन 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80। ये यहाँ पर टोटल 10 तत्व इसके अंदर भी हैं। विन्यास की भी जैसे हमने इनके लिए देखा है सेम वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। 5s 4D था तो यहाँ पे क्या होगा, 6s और 5D, सब में यही होगा। 6s 5D, 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 6s और 5D। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें वापिस। देखो जो यहाँ था वो यहाँ पर भी है, 2 और 1, कोई चेंजेस नहीं है। तो आपको याद तो सिर्फ यही करना है और फिर ये याद रखना है कि इसके नीचे कौन आता है। तो जो विन्यास स्कैंडियम का है वो का वही विन्यास नीचे वाले का है, तो आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से यहाँ पर 2 2 था तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 2। यहाँ पर 2 3 था वेनेडियम के अंदर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 3। ये अपवाद था, ये अपवाद नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर हमने पहले 2 और 4 किया था, जिसको चेंज करके 1 5 किया है, लेकिन यहाँ पर 2 और 4 ही रहता है, मतलब कि ये अपवाद नहीं है। क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, लेकिन टंगस्टन इसका अपवाद नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो विन्यास होना चाहिए वही होता है। उसके बाद बात करें मैग्नीज में, जैसा चल रहा है वैसा का वैसा ही है, 2 and 5। यहाँ पर आयरन के अंदर 2 6 था, बीच में चेंज हो गया, यहाँ 2 6 ही रहेगा, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, ये अपवाद नहीं है। 2 7 था, नीचे यहाँ पर भी 2 7 रहेगा। यहाँ पर 2 8 था, हमने यहाँ पर 0 और 10 किया, यहाँ पर अपवाद है ये, और इसमें 1 और इसमें 9 रह जाता है। होना ये चाहिए था कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन ले लेता तो D10 हो जाता, लेकिन D10 नहीं हुआ, एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है इसने और उसके बाद ये स्थायी को प्राप्त कर लिया है। सेम इसी तरीके से जब यहाँ 110 हुआ, यहाँ 110 हुआ, तो यहाँ पर भी 110 होगा, मतलब ये भी एक अपवाद है। और यहाँ पर 2 और 10 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कौन सी सीरीज, 5D सीरीज।
इसमें लिमिटेड आपको सिर्फ 2 ही अपवाद मिलेंगे, एक प्लेटिनम मिलेगा और एक गोल्ड मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट एक और सीरीज बचती है हमारी लास्ट, वो है हमारी 6D सीरीज। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट है वो सारे एक बार लिख देता हूं मैं। यहां पर आएगा एक्टिनियम जो 89 नंबर पर है। अब अगला नंबर 90 आना चाहिए, लेकिन 90 से लेकर 103 103 तक के जो एलिमेंट है वो ए ब्लॉक में है। इसका मतलब यहाँ पर वो आने वाला नहीं है, डायरेक्ट आएगा 104 नंबर। और वो एलिमेंट कौन सा है? RF, रदरफोर्डियम। ठीक है, यहाँ पर है डबनियम, यहाँ पर है सीजबोर्जियम, यहाँ पर है बोहोरियम, यहाँ पर है हसीयम HS, यहाँ पर है मिटनेरियम, इसके बाद अगले वाले में है डर्मस्टेडियम, उसके बाद यहाँ पर है रोंटजीनियम और यहाँ पर है कोपरनिशियम। इनके अगर हम परमाणु क्रमांक देखें तो 104, ये 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 और 112, ये टोटल तत्व हैं यहाँ पर जो इसके अंदर हैं। ठीक है, चलो थोड़ा हम इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, चलो अब एक और चीज, सेम वैसे के वैसे ही, ये 6D सीरीज है तो यहाँ पर आएगा 7S, यहाँ आएगा 6D। ठीक है, यहाँ पर भी 7S 6D 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 then 7S 6D, सॉरी, ये सारे उपकोष यहाँ के अंदर भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन भरने का वो का वही सेम तरीका, सेम पैटर्न, कोई वेरिएशन नहीं है, कुछ खास ज़्यादा इनमें अपवाद नहीं है। जैसे यहाँ वही 2 1 2 2 2 3, उसके बाद जैसे इसमें 2 5, ठीक है, सॉरी 2 और 4, फिर यहाँ पर 2 5, यहाँ पर 2 6, यहाँ 2 7, यहाँ 2 8, यहाँ वेरिएशन है, यहाँ 1 और 10 है। मतलब कि ये जो रोंटजीनियम है 111 नंबर पर, इसका विन्यास वही होगा जो इसके ऊपर वालों का उतार है, कॉपर सिल्वर गोल्ड और रोंटजीनियम। वहाँ पर भी चेंज हुआ है तो यहाँ पर भी चेंज होगा, और इसमें लास्ट वाले में यहाँ पर 2 और 10 रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा डी ब्लॉक। ठीक है, जिसमें जितने भी तत्व हैं उन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके अंदर लिखे जा चुके हैं। ठीक है, तो ओवरऑल काउंट करें अगर हम, तो देखो बताता हूं मैं आपको कि कितने यहाँ पर अपवाद हमने देखे हैं। ठीक है, चलो अपवाद काउंट करते हैं कितने हुए। एक तो क्रोमियम हो गया, उसके बाद कॉपर हुआ, सिल्वर है, गोल्ड है, रोंटजीनियम है, पैलेडियम, रोहोडियम, रुथीनियम, यहाँ पर मोलिब्डेनम, और ये भी है नाइबियम और मोलिब्डेनम, सॉरी। ठीक है, ये भी अपवाद है। इसके अलावा यहाँ पर हम चेक करें तो प्लेटिनम है, और ये सारे टोटल हमारे अपवाद हो गए। काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, मतलब टोटल डी ब्लॉक में 11 तत्व ऐसे हैं जिनके विन्यास परिवर्तित हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हुआ है हमारा डी ब्लॉक। इनको आपको इस तरीके से याद रखना है तो आप पहली सीरीज याद रखें जो 3D सीरीज है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की सीरीज, और उसके बाद आप इनको वर्टिकल याद रख लें कि कौन सा तत्व किसके नीचे आता है। लेफ्ट टू राइट याद नहीं भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आपको ये वर्टिकल जरूर याद रहना चाहिए कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो कौन कौन से तत्व आ रहे हैं। क्लियर है? चलो, ये हुआ है हमारा कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में सफिशिएंट है हमारे लिए ये।
डी ब्लॉक कंप्लीट कर लिया हमने। अगली कोई क्लास देखेंगे हम जिसमें हम ए ब्लॉक कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। तो वहाँ पर हम चेक कर लेंगे इसका। ओके बाय।